जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस साइंस की क्लास में। तो ये जो हम लोग साइंस की सीरीज कर रहे थे 2000 क्वेश्चंस की, तो आज जो ये सेट नंबर दूसरा है। दोस्तों हमने इसमें वही क्वेश्चंस लिए हैं जो हाल फिलहाल की एग्जाम में पूछे गए हैं, और आगे आने वाले एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं हमने उन क्वेश्चन को भी इसमें ऐड किया हुआ है। इसलिए अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए क्लास जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए जो है आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। बताइए कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। तो ये जो है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। ठीक है। बात करें फैक्ट की, तो 1 किलोवाट ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के उपकरण को 1 घंटे तक चलाने पर खर्च होती है। इसी को जो है 1 किलोवाट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये काफी बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी डैश पर निर्भर नहीं करता है। बताइए कि किस पर जो है निर्भर नहीं करता है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण जी है ये जो है गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर जो है ये निर्भर नहीं करता है। बात करें जो गुरुत्वीय त्वरण जी है इसका सूत्र क्या होता है, तो जी बराबर होता है कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपान कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पर जो कैपिटल जी है ये गुरुत्वीय स्थिरांक है, और जो एम है, एम जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है, और जो आर है ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इन सभी पर जो है ये निर्भर करता है, मतलब कि पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर करता है, और जो पृथ्वी की त्रिज्या है इस पर भी ये निर्भर करता है। ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान या वस्तु के आकार पर ये निर्भर नहीं करता है। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूछा गया है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है। तो यह जो बिंदु है ये वक्रता केंद्र कहलाता है। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र यानी सी से जो है गुजरती है तो वह दर्पण पर लंबवत पड़ती है और उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास यानी कांच तक जाती है, यह झुकता है, तो यह जो है सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। मतलब कि यह जो है सामान्य की ओर झुकता है और धीमा हो जाता है। आइए समझते हैं फैक्ट से। जब प्रकाश विरल माध्यम यानी पानी से सघन माध्यम यानी कि कांच में जाता है तो इसकी जो गति है ये धीमी हो जाती है, और यह अभिलंब यानी जो नॉर्मल है इसकी ओर झुक जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। बताइए ये जो फ्यूज है इसका जो कार्य सिद्धांत है ये क्या होता है। तो ये जो है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, ये जो इसका कार्य सिद्धांत होता है। फ्यूज तार जो गलनांक है ये गलनांक कम होता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मीय प्रभाव के कारण जो है ये पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। ठीक है। इसका जो गलनांक होता है ये कम होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला यानी जो सीरीज है, सीरीज में जुड़ी तीन 20 ओम कॉइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो ये जो सीरीज है, मतलब ये जो कॉइल्स है ये जो है किसमें जुड़ी है, तो ये जो है श्रृंखला यानी श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। इसका फार्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस का R2 प्लस का R3। यहाँ पर जो है तीनों कॉइल्स 20 ओम की हैं, तो 20 प्लस 20 प्लस 20, तो ये जो है हो जाएगा 60 ओम। ठीक है। ये इसका जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। तो जो बैटरी है ये जो है चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर परिपथ में विभवांतर बनाए रखती है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है, डगलस एंजलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण यानी इंटरफेस का आविष्कार किया था? तो इन्होंने जो है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने जो है इसका जो आविष्कार है कब किया था, तो ये जो है 1960 में जो है पहले लकड़ी के माउस का आविष्कार किया। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो यहाँ पर जो हरित लवक है ये जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है जो भोजन बनाने में सहायक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये जो है पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। बात करें फैक्ट की, तो इन जीवों के शरीर का कोई हिस्सा कट जाने पर वह नया जीव विकसित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो ये जो एंजियोप्लास्टी है ये जो है हृदय में की जाती है। एंजियोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसका उपयोग हृदय की बंद या संकुचित रक्त वाहिकाओं को खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो सकती है? तो ये जो है यहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी से जो है मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो सकती है। बात करें फैक्ट की, तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जिससे ऐंठन महसूस होती है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हीनता जन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स डैश की कमी के कारण होता है। जो रिकेट्स है ये जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी से जो है हड्डियां कमजोर और लचीली हो जाती हैं जिसे बच्चों में रिकेट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दंत क्षय का क्या अर्थ है? बताइए, ये जो दंत क्षय है इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दांतों का सड़ना। जब मुंह के बैक्टीरिया शर्करा के साथ क्रिया करके एसिड बनाते हैं तो वह इनेमल को नष्ट कर देता है, इसी को जो है दंत क्षय कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित यानी नग्न होते हैं? तो यहाँ पर जो अनावृत बीजी है यानी जो जिम्नोस्पर्म है इसके जो बीज होते हैं ये आवरण रहित होते हैं, मतलब कि नग्न होते हैं। बात करें फैक्ट की, तो जिम्नोस्पर्म के बीज फलों के अंदर बंद नहीं होते हैं बल्कि सतह पर खुले होते हैं, जैसे पाइन या साइकस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को डैश के रूप में संचित किया जाता है। तो ये जो है स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। बात करें फैक्ट की, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण से जो है ग्लूकोज बनाते हैं लेकिन अतिरिक्त ऊर्जा को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हवा के परागण को क्या कहा जाता है? बताइए, ये जो हवा का परागण होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है इनीमोफिली कहा जाता है। हवा के माध्यम से होने वाला जो परागण है इसको इनीमोफिली कहलाता है। ये जैसे घास और मक्का में, ये अगर आपसे पूछा जाए जो घास और मक्का में जो परागण होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसी को जो है इनीमोफिली कहते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। तो यहाँ पर जो चमेली फूल की जो पत्तियां हैं ये किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। बाकी जो पेटूनिया है, जीरोनियम है और जो हाइड्रेजिया है इसके जो फूल की पत्तियां होती हैं ये अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? बताइए कि इनमें से जो है कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो यहाँ पर जो मक्खन का खट्टा होना
ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिससे नया पदार्थ बनता है और उसको जो है पुनः उसी रूप में नहीं लाया जा सकता है, इसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और जिसको जो है पुनः उसी रूप में लाया जा सकता है उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो ये जो है आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, बताइए। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, जो तांबा है, तांबा का जो प्रतीक होता है Cu होता है, इसमें दो अक्षर है। कार्बन का जो प्रतीक है इसमें जो है एक अक्षर है। ठीक है, इसमें प्रतीक होता है C होता है। बाकी जो क्लोरीन है इसमें जो है दो अक्षर हैं। जो कैल्शियम है इसमें भी दो अक्षर है। पूछा गया था कि किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, तो ये जो है कार्बन के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें फैक्ट की, तो कार्बन का जो प्रतीक है केवल सी है, जबकि जो तांबा है इसका Cu होता है, क्लोरीन का Cl होता है, जो कैल्शियम है इसका प्रतीक Ca होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। तो नाभिक में जो है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, बताइए। तो ये जो है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। जो परमाणु संख्या है इसी को परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का जो सूत्र होता है ये होता है न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है ए, और ए को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या माइनस का जेड, जो जेड है इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो ये जो है इसका सूत्र होता है। तो ये जो है एग्जाम में आ सकता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, NH3 में नाइट्रोजन की संयुक्तता कितनी है, बताइए कि जो NH3 है इसमें जो है नाइट्रोजन की जो संयोजकता है ये कितनी है। तो ये जो है 3 होती है। ठीक है, अमोनिया का जो सूत्र होता है ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो NH3 जो है ये अमोनिया का सूत्र होता है। इसमें नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ साझा करता है, और इसीलिए इसकी जो संयोजकता है ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। तो यहाँ पर जो pH मान 0 वाला जो घोल है इन सभी में सबसे अम्लीय है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। pH स्केल पर 7 से नीचे अम्ल होता है। मान जितना कम होगा घोल उतना ही अधिक अम्लीय होगा। तो यहाँ पर जो है हम आपको बता रहे हैं जो pH स्केल है इसमें जो है 0 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं। बीच में जो है ये 7 होता है। जो 7 होता है ये जो है उदासीन को जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, और अगर 7 से आगे की ओर जाएंगे तो इसकी जो क्षारीयता है ये बढ़ेगी। मतलब अगर किसी का जो pH मान है 7 से अधिक है तो उसकी जो क्षारीयता है वो बढ़ती जाएगी, और 7 से कम है तो वो पदार्थ जो है अम्लीय होगा। यानी कि 7 से नीचे आने पर जो है इसकी जो अम्लीयता है ये बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूछा गया था सबसे अम्लीय कौन सा है, जिसका pH मान 0 होगा वो जो है सबसे अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा का दूसरा नाम है। ये जो नीला थोथा है इसका दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम है ताम्र सल्फेट, या इसी को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। अगर आपसे पूछा जाए जो नीला थोथा है इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब जो है आप लोग बताएंगे। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है CuSO4.5H2O। ये जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है, और यह चमकीले नीले रंग का होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये दोस्तों जितने हमने इसमें क्वेश्चन कराए हैं सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसलिए जो है आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है ये किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। ऑप्शन है कि प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कण, लाल रक्त कण या प्लाज्मा।
तो इसका जो आंसर है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने से जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।